welcome back everyone. I am your educator Swamya and today we are starting off with part 6 of the ongoing chapter Kings and Chronicles. इसके 5 पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. इन केस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं. चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वीडियो अच्छा लगे एंड तक जरूर देखना और लाइक करना. चलिए जी, let's get started with our first topic for today which is capitals and courts. So अब capitals क्या होती थी? अब जैसे हमें पता है कि हर जगह की कैपिटल होती है तो कैपिटल क्यों बोलते हैं उसको. अब जैसे कि सपोज इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो भाई हम क्यों बोलते हैं उसको कैपिटल? क्योंकि कैपिटल एक ऐसी जगह होती है जहां से सभी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं और जो रूलिंग अथॉरिटी होती है वो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करती है. ठीक है, तो ऐसे ही मुगल एम्पायर के टाइम पे भी कैपिटल सिटीज होती थी जहां से जो किंग होता था वो सभी मेजर डिसीजंस लेता था जो कि सभी छोटी छोटी स्टेट्स पे इम्प्लाई किए जाते थे. इसके अलावा कोर्ट्स क्या होते थे भाई? कोर्ट्स होते थे राजा का दरबार जहां पे वो अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करता था और उन सभी मेजर डिसीजंस को लेता था. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल सिटीज की. ठीक है, तो अब जो कैपिटल सिटीज थी उनको कहा गया है द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाती थी क्या? वहां की कैपिटल सिटी. ठीक है, अब कैपिटल सिटी में ही कोर्ट असेंबल होता था, यानी कि दरबार कहां पे लगता था राजा का? कैपिटल सिटीज में, जहां पे वो अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के सभी मेजर डिसीजंस लेता था. द कैपिटल सिटीज ऑफ द मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी. अब क्या हुआ? 16th और 17th सेंचुरी के दौरान कैपिटल सिटी फिक्स नहीं रही, बदलती रही, चेंज होती रही. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? अब सबसे पहले क्या हुआ, जो भी किंग होता था, जैसे कि जो हमारे फर्स्ट मुगल एम्परर थे बाबर, उन्होंने लोधी कैपिटल बनाया. ठीक है, बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा. दो ड्यूरिंग द 4 years ऑफ हिज रेन द कोर्ट वॉज फ्रीक्वेंटली ऑन द मूव, यानी कि कैपिटल तो फिक्स हो गई थी लेकिन कोर्ट बदलता रहा. कोर्ट यानी कि दरबार जहां लगता था वो एरिया बदलता रहता था. ठीक है, तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कैपिटल सिटीज या फिर कोर्ट्स फिक्स्ड होते थे, ये नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते थे. ड्यूरिंग द 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन. अब 1560 में अकबर ने आगरा फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कराया रेड सैंडस्टोन के साथ, क्वेरीड फ्रॉम द एडजॉइनिंग रीजन्स. अब यहाँ पे ये जो रेड सैंडस्टोन था ये अलग अलग जो पास के रीजन्स थे आगरा के, वहां से लाया गया और इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया. तो ये क्वेश्चन आपके 1 मार्कर्स में आ सकता है कि किसने फोर्ट ऑफ आगरा को कंस्ट्रक्ट कराया था? अकबर ने कराया था. किससे कराया था? रेड सैंडस्टोन से कराया था. कहां से आया था वो रेड सैंडस्टोन? एडजॉइनिंग रीजन से, आसपास के इलाकों से आया था. इसके अलावा 1570 में क्या हुआ, उसने सोचा कि वो अब एक नई कैपिटल बनाएगा. कहां पे? फतेहपुर सीकरी में. कहां पे? फतेहपुर सीकरी में. अब ये जो डिसीजन होता था कि कैपिटल क्यों शिफ्ट करनी है, ये सोलेली किंग का डिसीजन होता था. उसको अगर ऐसा लगता था कि उसको किसी न्यू एरिया को एनेक्स करना है, किसी न्यू एरिया से वो अपनी पावर्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा, तो वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता था. वन ऑफ द रीजंस prompting this may have been that Sikri was located on the direct road to Ajmer. अब यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में जो कैपिटल थी वो शिफ्ट करने का रीजन क्या था? तो भाई यहाँ पे रीजन लिखा है. रीजन क्या था? क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी थी वो कहां पे लोकेटेड था? डायरेक्ट रोड टू अजमेर, ऐसी जगह पे जहां पे अजमेर को डायरेक्ट रोड जाती थी और जहां पे वेयर द दरगाह ऑफ शेख मुनीउद्दीन चिश्ती हैड बिकम इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर. तो वहां पे उसी रोड पे क्या था? शेख मुनीउद्दीन चिश्ती की दरगाह थी. ठीक है, और वो एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर बन चुका था. दूर दूर से लोग आते थे और दरगाह पे आके आशीर्वाद लेते थे. ठीक है, तो इसलिए एम्परर ने सोचा कि मैं अपनी कैपिटल वहीं पे शिफ्ट कर लेता हूं. द मुगल एम्परर्स एंटर्ड इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद सूफीज. अब एक रीजन और था. अब मैंने आपको याद है, आपको हमने टर्म 1 में किया था कि जितने भी एम्परर्स होते थे वो अपना एसोसिएशन सूफी से या फिर चिश्ती सेंट से करते थे. हमने भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में पढ़ा था. ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो लोगों का सपोर्ट गेन कर सके, है ना. तो ऐसे में जो मुगल एम्परर्स थे वो क्लोज रिलेशनशिप रखते थे सूफीज के साथ
और उनके जो बेसिकली चिश्ती सिलसिलाज होते थे उनके साथ। अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती। इसी स्ट्रैटेजी के को ध्यान में रखते हुए जो अकबर था उसने व्हाइट मार्बल टॉम बनवाया था। टॉम मतलब बेसिकली जो टॉम स्टोन होता है, कबर होती है, वो बनवाई थी किसकी? शेख सलीम चिश्ती की। नेक्स्ट टू दी मैजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क, किसके पास थी ये जो क्या कहते हैं टॉम था, किसके पास था? फ्राइडे मॉस्क जो कि फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है मस्जिद, उसके पास इसको कंस्ट्रक्ट कराया था। द इनॉर्मस आर्क्ड गेटवे, जिसको बुलंद दरवाजा बोलते थे। आर्क्ड गेटवे का क्या मतलब होता है? आर्क पता है ना आपको, ऐसे राउंड सेमी सर्कल, है ना? तो पिछले टाइम में इस टाइप के दरवाजे होते थे जो ऊपर से आर्क्ड होते थे, ठीक है, जिसका नाम था बुलंद दरवाजा, ठीक है। Was meant to remind visitors of the मुगल victory in गुजरात। तो भाई यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया क्या? What does बुलंद दरवाजा सिग्निफाई? बुलंद दरवाजा क्या सिग्निफाई करता है? मुगल्स की विक्ट्री, जो उन्होंने गुजरात में विक्ट्री अटेन करी थी, उसको सिग्निफाई करता है क्या? बुलंद दरवाजा, ठीक है। इसके अलावा 1585 में कैपिटल फिर से शिफ्ट हो गई और कहां पे बना दी गई? लाहौर में। क्यों? ये भी स्ट्रैटेजिकली हुआ था ताकि जो नॉर्थ वेस्टर्न जो बेसिकली एरिया है उसको मुगल्स के कंट्रोल के अंडर लाया जा सके। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो किंग्स होते थे वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करते थे ताकि वो नया नया एरिया अपने कंट्रोल के अंडर ला सके, नए से नए एरिया को अपने फोल्ड के अंदर या फिर डोमेन के अंदर एनेक्स कर सके या कैप्चर कर सके। तो ऐसे ही कैपिटल्स को शिफ्ट करते रहते थे वो, ठीक है। तो 1585 में क्या हुआ? कैपिटल को लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया ताकि नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया था वो उनके अंडर आ जाए और अकबर उसको क्लोजली वॉच कर सके। और बेसिकली अकबर ने उस एरिया को गार्ड किया, ध्यान रखा उसका फॉर 13 years. Building activity in monarchical cultures in the case of earlier rulers was the most visible tangible sign of dynastic power. इसका क्या मतलब हुआ कि पहले के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन होती थी, बिल्डिंग्स बनवाना होता था, ये बहुत मेजर माना जाता था, ठीक है। यानी कि एक उनकी लाइफ का पार्ट था। वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करके क्या शो करते थे? अपनी डायनेस्टिक पावर को शो करते थे। जो किंग जितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराता था उसको उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाता था, वेल्दी माना जाता था, यानी कि रिच माना जाता था, और उतना ही ज्यादा प्रेस्टीज उसके नाम के साथ जुड़ जाती थी, उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट उसके नेम के साथ ऐड होती चली जाती थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया इतना? यहां पे हमें क्या मिल गया? एक और रीजन मिल गया, किसका? बिल्डिंग एक्टिविटी करवाने का, कि बिल्डिंग एक्टिविटी क्यों करवाते थे। इसके अलावा 1648 में, इन दी 1648 द कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड इंपेरियल कैपिटल। अब क्या हुआ भाई? नई कैपिटल बनाई गई, कहां? शाहजहांबाद में। कहां पे? शाहजहांबाद में। और जब नई कैपिटल बन गई तो पूरा दरबार जो था, घर के जितने लोग थे, ठीक है, वो सभी लोग कहां शिफ्ट हो गए? शाहजहांबाद शिफ्ट हो गए। It was a new addition to the old residential city of Delhi with the Red Fort, the Jama Masjid, a tree-lined esplanade with bazaars and spacious homes for the nobility. अब क्या किया गया? दिल्ली में स्पेशियस लोकेलिटी को कंस्ट्रक्ट कराया गया, ठीक है। इसके अलावा वहां बाजार भी था जो कि इनफेमस आज के टाइम में, जिसको चांदनी चौक हम बोलते हैं, जो कि तभी का बहुत फेमस बाजार है, ठीक है। वहां पे रेजिडेंशियल एरियाज भी थे, जामा मस्जिद भी वहीं पे थी, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल स्पेशियस होम्स वहां पे कंस्ट्रक्ट कराए गए। किसके लिए? नोबिलिटी के लिए। नोबिलिटी मतलब फैमिली ऑफ किंग, किंग की फैमिली के लिए और किंग के लिए, ठीक है। शाहजहां न्यू सिटी, अब ये जो सिटी थी, है ना, ये किसने कंस्ट्रक्ट कराई थी? शाहजहांबाद, शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट कराई थी। इतना तो याद रहेगा आपको, नेम से क्लियर है हमें। सो ये जो शाहजहां की न्यू सिटी थी, इट वाज वेरी एप्रोप्रिएट टू अ मोर फॉर्मल विजन टू अ ग्रैंड मोनार्की। यानी कि जो बेसिकली शाहजहां था वो इस रूलिंग जो लीनिएज थी, मोनार्की का ये जो सिस्टम था, उसको और ज्यादा ग्रैंड दिखाना चाहता था, और ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता था, ताकि लोगों के नजरों में जो किंग की रिस्पेक्ट थी वो और ज्यादा बढ़ सके।
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुगल कोर्ट के बारे में। ठीक है जी, चलिए। The physical arrangement of the court। अब फिजिकल अरेंजमेंट किसको बोलते हैं कि भाई कोर्ट दिखने में कैसा है, लोग वहां पे कैसे बैठे हैं, है ना, तो उसको बोला गया है फिजिकल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो कोर्ट था वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, सोवरेन के। सोवरेन किसको बोलते हैं हम, किंग के। यानी कि कोर्ट इस हिसाब से सजाया जाता था, दरबार को इस हिसाब से सेट किया जाता था कि वहां का सेंटर पॉइंट, वहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन दिखे, किंग दिखे। मिरर्ड हिज स्टेटस, मिरर्ड हिज स्टेटस मतलब जो दरबार होता था वो इस हिसाब से होता था कि लोग अपने स्टेटस के वाइज बैठे, यानी कि टॉप पोजीशन पे कौन होता था, किंग होता था, एज द हार्ट ऑफ द सोसाइटी। इट्स सेंटर पीस, इसीलिए जो सेंटर पीस होता था एक कोर्ट का, एक दरबार का, वो क्या होता था, थ्रोन, राजा का तख्त जिसको बोलते हैं, उसकी सीट, which gave the physical form to the function of the sovereign as एक्सेस मुंडी। एक्सेस मुंडी किसको कहा गया है, बेसिकली जो किंग की सीट होती थी वो सेंटर में होती थी, ठीक है। अब वो ऐसी जगह पे होती थी कि वो हर तरफ अपने कोर्ट में क्या हो रहा है वो देख सकता था। एक्सेस मुंडी मतलब बेसिकली ही वाज एबल टू लुक अराउंड एवरीवेयर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन हिज कोर्ट अराउंड हिम, ठीक है। इसके अलावा जो कैनोपी, कैनोपी किसको बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा राजा की सीट के ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता था कैनोपी। वो किसका सिंबल था, किंगशिप का सिंबल था। और इंडिया में काफी सालों तक जो कैनोपी था वो किंगशिप का सिंबल माना गया है। वॉज बिलीव टू सेपरेट, अब इस कैनोपी का एक सिग्निफिकेंस था, क्या माना जाता था कि ये जो कैनोपी है ये सेपरेट करती है क्या, द रेडियंस ऑफ द सन फ्रॉम दैट ऑफ द सोवरेन, यानी कि सन की लाइट को सेपरेट करती है, किससे अलग करती है, किससे, किंग से अलग करती है। क्यों, क्योंकि जिस टाइम किंग बैठा है उस टाइम वही वहां का सेंटर पॉइंट होना चाहिए उस दरबार का, ठीक है। Chronicles lay down with great precision the rules defining status among the Mughal elites. Very important, यानी कि जो हमारे मुगल क्रॉनिकल्स हैं उसमें बहुत ध्यान से ये बताया गया है कि लोगों का स्टेटस कैसे डिफाइन किया जाता था दरबार के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट में स्टेटस डिफाइन होना हो लोगों का, तो ऐसे में जो लोग किंग के ज्यादा नजदीक बैठते थे, किंग के ज्यादा पास जिनकी सीट होती थी, प्रॉक्सिमिटी में होते थे, वो किंग के खास होते थे, खास माने जाते थे। द प्लेस अकॉर्डेड टू अ कोर्टियर बाय द रूलर वाज अ साइन ऑफ हिज इंपॉर्टेंस, यानी कि ये जो प्लेसेस थी ये कौन देता था, किंग ही ग्रांट करता था कि उसके ज्यादा क्लोज कौन बैठेगा। बेसिकली इससे क्या पता चलता था कि कौन एम्परर की नजरों में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन, एक बार जब किंग अपने थ्रोन पे, अपनी सीट पे आके बैठ जाता था, उसके बाद किसी को भी परमिशन नहीं होती थी अपनी सीट से हिलने की या फिर इधर उधर मूव करने की विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग। ना ही कोई किंग की परमिशन के बगैर जो कोर्ट है या जो दरबार है उसको छोड़ के जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा ये जितना भी सोशल कंट्रोल था, ठीक है, ये रूल्स के थ्रू डिफाइन किया गया था। यानी कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए आज भी हम लोग रूल्स बनाते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करने के लिए क्या बनाती है, रूल्स। उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन होती थी, किंग होता था। तो इसीलिए सोशल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कोर्ट में यानी कि दरबार में सोशल कंट्रोल बना रहे, इसीलिए डिटेल्स में, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में रूल्स फ्रेम करे गए थे। जैसे कि एड्रेस कैसे किया जाएगा, यानी कि किंग को क्या कह के बुलाया जाएगा, ठीक है, कोर्टेसीज, स्पीच, ठीक है, यानी कि किस टाइप की लैंग्वेज कोर्ट में एक्सेप्टेबल है और कैसी लैंग्वेज अवॉइड करी जाएगी। द स्लाइटेस्ट इंफ्रिंजमेंट ऑफ एटिकेट वाज नोटिस्ड एंड पनिश्ड ऑन द स्पॉट, यानी कि जो थोड़ा सा भी उल्लंघन करता था इन रूल्स का या फिर थोड़ी सी भी बदतमीजी करता था, उसको उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट पनिश कर दिया जाता था। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी और हर पर्सन को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही सल्यूट किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किससे मिल रहे हो, तो अगर किंग से मिल रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन करने पड़ते थे। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन था उसको सिजदा कहते थे, यानी कि बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर देना किंग को, ठीक है। डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंट हायर स्टेटस, यानी कि जो जितना ज्यादा डीपर सैल्यूट करता था
वो ये माना जाता था कि बेसिकली जिसको जितना ज्यादा डीप सल्यूट किया जा रहा है उसका उतना ही हाई स्टेटस है दरबार में, ठीक है। अंडर शाहजहां दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड विद चहार तस्लीम। अब जब शाहजहां रूल कर रहा था तो उसने एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था चहार तस्लीम एंड जमीन बोस। जमीन बोस मतलब बोस या बोसा बोलते हैं किस करने को उर्दू में, ठीक है। और जमीन मतलब फ्लोर, ठीक है। तो जमीन बोस मतलब किसिंग दी ग्राउंड। तो शाहजहां ने क्या इंट्रोड्यूस किया था कि अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है और उसको राजा को सल्यूट करना है तो वो ग्राउंड पे अपना फेस टच करके ग्राउंड को किस करेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये अकॉर्डिंग टू किंग्स ये रिचुअल्स चेंज होते रहे। एंड एम्बेसडर प्रेजेंटेड द मुगल एम्परर was expected to offer an acceptable form of greetings। अब सपोज कोई बाहर से ट्रैवलर आता था, एम्बेसडर आता था, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब वो किंग से मिले तो वो किंग के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाए, ठीक है। ईदर बाय और उसको बहुत अच्छे से उससे मिले, ठीक है, सल्यूट करे, या तो कोई बाहर से अगर कोई ट्रैवलर आ रहा है तो वो किंग के सामने बो करेगा, बिल्कुल बेंड डाउन हो जाएगा, या फिर ग्राउंड को किस करेगा, है ना। और एल्स टू फॉलो दी पर्शियन कस्टम, या फिर पर्शियन कस्टम के अनुसार किंग से मिलेगा। पर्शियन कस्टम क्या होता था, अपने ऐसे चेस्ट के सामने अपने हैंड्स को क्लास्प करना, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, थॉमस रो जो कि एक इंग्लिश एनवॉय थे, बाहर से वो आए थे, ठीक है, उनको भेजा था जेम्स वन ने, किंग जेम्स वन ने उनको भेजा था। तो वो जहांगीर के कोर्ट में आए और उन्होंने यूरोपियन कस्टम के अकॉर्डिंग उनसे हेलो कहा और किंग के सामने क्या डिमांड कर दी कि मेरे को एक चेयर दे दो बैठने के लिए। तो हर कोई शॉक हो गया कि ये पर्सन बाहर से आया है, किंग के सामने इसने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर दी कि किंग के सामने ये चेयर मांग रहा है। सो ऐसे में इससे हमें पता चलती है कि ये सब चीजें उस टाइम पे कितना मैटर करती थी, किंग के रिस्पेक्ट करना कितना मैटर करता था उस टाइम पे। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन भी बहुत बड़ी चीज उस टाइम पे मानी जाती थी। दी एम्परर, अब अगर हम बात करें कि एम्परर अपनी लाइफ कैसे लीड करता था, तो वो क्या करता था, सनराइज से पहले उठ जाता था, है ना, और अपनी जो रिलीजियस डिवोशंस है, प्रेयर्स वगैरह है, वो करता था। उसके बाद प्रेयर करने के बाद वो झरोका यानी कि बालकनी में आता था और वहां पे जो क्राउड गैदर हुआ होता था किंग से मिलने के लिए, उनको वेव करता था, हाय हेलो करता था, जैसे शाहरुख खान करता है ना। उसके अलावा बिलो अ क्राउड ऑफ पीपल, अब क्राउड में कौन कौन खड़ा होता था किंग से मिलने के लिए, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स, विमेन विथ सिक चिल्ड्रन वेटेड फॉर अ व्यू, यानी कि लोग घंटों घंटों वेट करते थे किंग की सिर्फ एक झलक के लिए, यानी कि दर्शन के लिए ऑफ द एम्परर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने ये यहाँ पे चहार तस्लीम की बात करी ना, एक फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन है ये, तो ये क्या है ये पढ़ते हैं। चहार तस्लीम इज अ मोड ऑफ सैल्यूटेशन which begins with placing the back on the right hand। बेसिकली क्या होता है, किंग को सल्यूट करते हुए आप अपने राइट हैंड को अपने बैक पे रखते हैं और फिर ग्राउंड पे आप झुक जाते हैं एंड रेजिंग इट जेंटली टिल द पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट when he puts the palm of his hand upon the crown of his head। उसके बाद ऐसे झुकने के बाद अपने जो सिर पे आपका क्राउन है या टोपी है उस पे हाथ रखना पड़ता था। इट इज डन 4 चाहर टाइम्स, यानी कि इसको 4 बार ऐसे करना पड़ता था सल्यूट, इसलिए इसको चाहर तस्लीम कहा गया है। तस्लीम का मतलब होता है सबमिशन, खुद को सबमिट कर देना किंग के सामने। तो ये चाहर तस्लीम का लिटरल मीनिंग है, यानी कि सल्यूटिंग 4 टाइम्स, 4 बार झुक के सलाम करना। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर एट द झरोका, अब जब झरोके में किंग आता था वो 1 घंटा लोगों से मिलता था, उनसे बात करता था, ठीक है। उसके बाद वो पब्लिक हॉल में जाता था जिसको बोलते थे दीवाने आम, ठीक है। दीवाने आम में जाके वो अपने मंत्रियों से डिस्कस करता था क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, गवर्नेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को डिस्कस करता था। उसके बाद 2 आवर्स लेटर द एम्परर वाज इन द दीवाने खास, फिर वो कहाँ जाता था, अपने प्राइवेट जो उनका रूम होता था दीवाने खास, वहां पे जाता था और वहां पे प्राइवेट मीटिंग्स करते थे ऑडियंसेस से, किस पे, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पे। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स मतलब सीक्रेट मैटर्स, जैसे हमारी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पे डिस्कशन करती है, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करती हैं, ऐसे ही उस टाइम पे किंग्स भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे अपने मिनिस्टर्स के साथ। हाई मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट प्लेस देयर पिटिशंस बिफोर हिम, ऐसे में मिनिस्टर्स अपनी अपनी पिटिशंस किंग के सामने रखते थे। टैक्स ऑफिशियल्स उसके सामने अकाउंट्स रखते थे कि भाई इस बार क्या क्या स्पेंडिंग हुई है, कहाँ कहाँ से पैसा आया है।
ओकेजनली द एम्परर व्यूड द वर्क्स ऑफ हाईली रेप्यूटेड आर्टिस्ट, कभी कभी किंग क्या करता था, जो आर्टिस्ट होते थे उनके वर्क्स को देख लेता था, जो आर्किटेक्ट्स होते थे उनकी बिल्डिंग्स को देख लेता था, यानी कि जो मीनारें उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी हैं उनको देख लेता था, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल ओकेजन पे, जैसे कि स्पेशल ओकेजन क्या हो गया, जैसे कि किंग का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या फिर असेशन ऑफ थ्रोन है, यानी कि थ्रोन एसेशन एनिवर्सरी, बेसिकली जिस दिन किंग ने अपने थ्रोन को एसेस किया था वो दिन जो होता था, या फिर ईद हो गई, शब बारात हो गई, होली हो गई, तो इस टाइम पे जितने भी फेस्टिवल्स वाले दिन होते थे, इस टाइम कोर्ट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, क्योंकि विजिटर्स किंग से मिलने आते रहते थे। द मुगल किंग सेलिब्रेटेड, अब 3 मेजर फेस्टिवल्स होते थे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। 3 मेजर फेस्टिवल्स कौन से सेलिब्रेट करते थे वो लोग, सोलर, लूनर बर्थडे और नोरोज यानी कि ईरानियन न्यू ईयर वो लोग सेलिब्रेट करते थे, यानी कि 2 बर्थडे, सोलर बर्थडे, लूनर बर्थडे किसका, किंग का, इसके अलावा नूरोज और ईरानियन न्यू ईयर ये सेलिब्रेट करते थे वो फेस्टिवल। बर्थडे पे जो मोनार्क होता था यानी कि किंग होता था उसको तराजू में बिठा देते थे, ठीक है। एक तरफ किंग बैठता था और एक तरफ कमोडिटीज रखी जाती थी, अलग अलग आइटम्स रखी जाती थी चैरिटी के लिए, और किंग के वेट के इक्वल जो कमोडिटीज होती थी उनको फिर दान कर दिया जाता था लोगों। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। So grand titles were adopted by the मुगल emperors। अब मुगल emperors बड़े बड़े titles adopt करते थे, ठीक है, जब उनको कोरोनेशन मतलब बेसिकली जब उनकी जो सेरेमनी होती थी, जब उनको किंग बनाया जाता था उस टाइम पे, या फिर जब वो किसी बैटल में विक्ट्री हासिल करके आए होते थे, तब उनको ह्यूज टाइटल्स, ह्यूमंगस टाइटल्स दिए जाते थे। हाई साउंडिंग एंड रिदमिक, दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ awe in the audience when announced by ushers। अब क्या होता था, जब लोगों के सामने उन टाइटल्स को अनाउंस किया जाता था तो लोग बहुत प्रेज करते थे किंग्स की। द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू मैन ऑफ मेरिट, मैन ऑफ मेरिट किसको कहा जाता है, ऐसे लोग या फिर ऐसे मैन जिन्होंने कुछ अचीव किया हो, जैसे कि किसी बैटल में विक्ट्री अचीव करी हो, वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी, यानी कि मुगल्स के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था अलग अलग टाइटल्स को अचीव करना। अ मैन्स असेंट इन द कोर्ट हायरार्की कुड बी ट्रेस्ड टू द टाइटल्स ही हेल्ड, यानी कि अगर आपको पता लगाना है कि इस किंग की कितनी रेप्यूटेशन है तो वो उसके टाइटल्स के थ्रू, कि उसको कितने टाइटल्स मिले हैं, उससे पता लगाई जा सकती थी। द टाइटल असफ खान फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर्स ओरिजिनेटेड विद असफ द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट किंग सुलेमान। अब एक टाइटल था जिसको कहा जाता था असफ खान, ये किसके नाम पे पड़ा था, एक मिनिस्टर थे असफ, ठीक है, किसके मिनिस्टर थे, किंग सुलेमान के मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके नाम पे असफ खान नाम का एक टाइटल पड़ गया था, ठीक है। ऐसा ही एक टाइटल था मिर्जा राजा का, ठीक है, जो कि अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज 2 हाईएस्ट नोबल्स, जो कि औरंगजेब ने अपने 2 नोबल्स को दिया था जिनके नेम थे जय सिंह एंड जसवंत सिंह, ठीक है। तो ऐसे ही टाइटल्स कभी कभी जो किंग्स होते थे वो अपने मिनिस्टर्स को भी टाइटल्स दे देते थे आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। टाइटल्स कुड बी अर्नड और पेड ऑफ, कैन यू बिलीव दिस, कि टाइटल अर्न तो किए ही जाते थे, इसके अलावा कई बार जो किंग्स होते थे वो खरीदते भी थे टाइटल्स को। फॉर एग्जाम्पल मीर खान ऑफर्ड ₹1 लाख टू औरंगजेब, ठीक है, मीर खान ने 1 लाख रुपीज औरंगजेब को दिए फॉर द लैटर अलिफ दैट इज ए टू बी एडेड टू हिज नेम टू मेक इट आमिर खान। तो मीर खान को अपना नेम आमिर खान करवाना था, तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक ए लेटर ऐड कराने के लिए इतने पैसे 1 लाख रुपीज ऑफर करे थे। सो नाउ यू कैन सी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती थी ये छोटी छोटी चीजें उस टाइम पे। और जो लेटर्स भी थे, इनफैक्ट जो टाइटल्स थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, यानी कि रेप्यूटेशन मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती थी उस टाइम पे। क्लियर हो गया? अपार्ट फ्रॉम दैट अगली चीज आते थे अवार्ड्स।
यानी कि टाइटल्स तो दिए ही जाते थे, अवार्ड्स भी दिए जाते थे। अवार्ड्स में क्या दिया जाता था, जैसे कि रोब ऑफ ऑनर। रोब ऑफ ऑनर यानी कि आपने देखा होगा कि किंग्स जो थे बड़े बड़े रोब्स पहनते थे, चोगे जिसको हम बोलते हैं, जिसको खिलात भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी किंग्स को ऑफर किए जाते थे या फिर एम्परर उनको पहनता था। एक गिफ्ट होता था सरापा। सरापा बेसिकली हेड टू फुट एक ड्रेस होती थी, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता था, ट्यूनिक। ट्यूनिक यानी कि वी कैन से जो ओवरकोट होता है वो होता था, टर्बन होती थी, और सैश। सैश यानी कि पटका, जो यहाँ पे पतला सा लगाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जूल्ड ऑर्नामेंट्स पहनते थे किंग्स और एक दूसरे को गिफ्ट भी करते थे। द लोटस ब्लॉसम सेट विद जूल्स was given only in exceptional circumstances। सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या होता था, लोटस ब्लॉसम यानी कि पद्म मुरस्सा। पद्म मुरस्सा यानी कि लोटस ब्लॉसम, कमल का फूल। अ कोर्टियर नेवर अप्रोच द एम्परर एम्प्टी हैंडेड। अब अगर कोई दरबारी है, दरबार में आया है और किंग से मिलना चाहता है, तो कभी भी वो खाली हाथ नहीं आ सकता था। वो किंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट मानी जाती थी। ही ऑफर्ड ईदर अ स्मॉल सम ऑफ मनी, या तो उसे किंग को नजराना देना होता था। नजराना यानी कि छोटी सी पेशकश, थोड़े से पैसे, सम ऑफ मनी, या फिर एक लार्ज अमाउंट देना होता था जिसको बोलते थे पेशकश, ठीक है। तो दो तरीके के अमाउंट होते थे, नजराना एंड पेशकश। इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब जो दूसरी स्टेट से जब किंग रिलेशंस बनाते थे, तो ऐसे में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे और वो साइन ऑफ ऑनर या रिस्पेक्ट माना जाता था। एम्बेसडर्स परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नेगोशिएटिंग ट्रीटीज। अब जो एम्बेसडर्स होते थे वो क्या करते थे, ट्रीटीज में नेगोशिएशन कराते थे, बातचीत कराते थे और अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स के बीच में कॉम्पिटिशंस कराते थे। तो ऐसे में एम्बेसडर्स का रोल भी बहुत ज्यादा मेजर माना जाता था। Our next topic is the imperial household। imperial मतलब किंग का घर, है ना। तो किंग का घर कैसा होता था, वहां के लोग कैसे होते थे, तो भाई एक टर्म है हरेम, जो कि किंग के जो डोमेस्टिक वर्ल्ड था, डोमेस्टिक वर्ल्ड मतलब घरेलू जीवन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करी गई है। कौन से किंग्स की, मुगल किंग्स की, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हरेम, ये पर्शियन वर्ड हराम से आया है या फिर हरम से आया है। हरम मतलब सेक्रेड प्लेस, ठीक है, कोई भी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस या फिर सेक्रेड जगह। तो जो मुगल हाउस होल्ड था उसमें कौन कौन आता था, जो एम्परर यानी कि राजा थी उसकी सारी रानियां आती थी, वाइव्स एंड कॉन्क्यूबिन्स, ठीक है। कॉन्क्यूबिन्स कौन होती है, कॉन्क्यूबिन्स बेसिकली वो वुमेन होती हैं जो किंग के साथ रहती तो हैं बट वो उनकी वाइफ नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा और कौन रहते थे मुगल हाउस होल्ड में, किंग के नियर और डियर वंस, उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स, दूर और पास के रिलेटिव्स, जैसे कि मदर हो गई, स्टेप या फिर फॉस्टर मदर हो गई, सिस्टर्स हो गई, डॉटर्स हो गई, डॉटर इन लॉज, आंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। इसके अलावा फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स भी जो इंपेरियल हाउस होल्ड है उसी में रहते थे। बोथ द राजपूत क्लैंस एज वेल एज द मुगल्स, मैरिज वॉज अ वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप। अब अगर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, अगर किंग को कोई एरिया को एनेक्स करना है, कोई एरिया अपने अंडर लाना है, तो वो वहां की लड़की से शादी कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया उसका हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में राजपूत्स में भी और मुगल्स में भी मैरिज एक ऐसा तरीका था जिससे कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जा सकता था और अलायंसेस बनाए जा सकते थे। द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वाज ऑफन अकम्पनीड बाय अ गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज। यानी कि अगर किसी किंग को अपनी टेरिटरी को गिफ्ट करना होता था दूसरे राजा को, तो अपनी डॉटर को उससे शादी करवा देता था। डॉटर से शादी करवाने का मतलब होता था कि भाई अब ये टेरिटरी भी तुम्हारी हो गई, है ना। दिस एंश्योर्ड अ कंटिन्यूइंग हियरार्कियल रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग ग्रुप्स। ऐसे में जितने भी अलग अलग रूलिंग ग्रुप्स होते थे वो अपने बीच में जो रिलेशनशिप थी इसको कंटिन्यू रखने का एक मेथड उन्होंने निकाल लिया था। इन द मुगल हाउस होल्ड अ डिस्टिंक्शन वॉज मेंटेन्ड बिटवीन वाइफ्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, यानी कि ऐसी वाइफ जो कि रॉयल फैमिलीज से आती थी उनके बीच में, और जो बाकी की वाइफ्स होती थी उनके बीच में एक डिफरेंस बना के रखा जाता था। जो रॉयल फैमिलीज की वाइफ होती थी उनको बेगम कहा जाता था, जो कॉमन घरों से वाइफ्स बन के आती थी उनको कहा जाता था आगास, who were not of noble birth। आगास किसको कहते थे, जो आम परिवारों से बिलोंग करती थी। जो बेगम्स थी मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स, बेगम्स को बेसिकली बहुत ज्यादा कैश और पैसे देके ब्याह करके लाया जाता था, एंड वैल्यूएबल्स एज डोवर
naturally received a higher status and greater attention। इसीलिए जो बेगम्स होती थी उनका नेचुरली हाई स्टेटस भी होता था, ज्यादा अटेंशन भी उन्हें दी जाती थी, जो उनके हस्बैंड्स होते थे उनको ज्यादा अटेंशन देते थे एज कंपेयर टू आगाज, ठीक है, क्योंकि आगाज होती तो वाइफ वो भी थी लेकिन उनको इतना ज्यादा हायर स्टेटस नहीं दिया जाता था। द कॉन्क्यूबेंस आगाज और द लेसर आगा, अब ये जो बेसिकली सेकेंडरी या थर्ड वाइफ्स होती थी उनको लोएस्ट पोजीशन पे रखा जाता था इन दी हियरार्की ऑफ फीमेल्स, ठीक है। इंटीमेटली रिलेटेड टू रॉयल्टी, यानी कि उनको इतने ज्यादा रॉयल्टी से एसोसिएट नहीं किया जाता था। जो आगा और अगच्चा होती थी वो भी बेगम की पोजीशन पे राइज कर सकती थी अगर उनका हस्बैंड चाहे तो। ऐसा कई बार हो जाता था कि भाई अगर जो किंग है वो उनको आगा या अगच्चा पसंद है, वो उनसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो उनको एक बेगम की पोजीशन भी दे देते थे, एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइव्स। लेकिन ये उस सर्कमस्टांस में होता था अगर किसी किंग की ऑलरेडी 4 बीवियां नहीं हो तो। आफ्टर नूरजहां मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस बिगैन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि नूरजहां जो मुगल क्वीन थी उनके आने के बाद जो मुगल क्वींस थी, उनके बाद जितनी भी मुगल क्वींस आई उन्होंने भी थोड़ी बहुत फाइनेंस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उससे पहले तो किंग्स ही सब कुछ करते आ रहे थे। शाहजहां की जो डॉटर्स थी जहांनारा और रोशनारा enjoyed an annual income of often equal to that of high imperial मनसबदार्स, यानी कि जो जहांनारा थी और रोशनारा थी इनकी जो इनकम्स होती थी, इनका जो वर्क होता था उसके हिसाब से इनको इनकम मिलती थी और वो मनसबदार्स के इक्वल होती थी। जहांनारा इन एडिशन रिसीव्ड रेवेन्यूज, इसके अलावा जो जहांनारा थी उनको तो रेवेन्यू भी मिलते थे। कहां से? सूरत, जो कि एक पोर्ट सिटी थी, क्योंकि वहां पे ट्रेड होता था, पोर्ट था, समुद्र के किनारे थी, ट्रेड होता था, इसलिए इनको उससे भी अर्निंग होती थी, विच वॉज अ ल्यूक्रेटिव सेंटर ऑफ ओवरसीज ट्रेड। चलिए जी, इसके अलावा अब ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है कि भाई हाउस होल्ड में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। एक हुमायूं नामा नाम की बुक लिखी है, किसने? गुलबदन बेगम ने। अब गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर, हुमायूं की बहन थी और अकबर की आंट थी। बेसिकली बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की आंटी लगती थी। गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन, और इनको टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए इन्होंने हुमायूं नामा नाम की ये बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने इंपेरियल हाउस होल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है। बेसिकली किंग का जो घर होता था वो कैसा होता था। When अकबर कमीशन अबुल फजल टू राइट हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, जब अकबर ने अबुल फजल से कहा कि भाई तुम मेरी हिस्ट्री, मेरा इतिहास लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड हिज आंट टू रिकॉर्ड हर मेमोरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स। तो ऐसे में जो अबुल फजल थे उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? गुलबदन बेगम की हेल्प ली थी, ताकि वो जो अकबर का बचपन था उसके बारे में उनको कुछ बता सके। अंडर बाबर एंड हुमायूं फॉर अबुल फजल टू ड्रॉ अपॉन, रादर शी डिस्क्राइब इन ग्रेट डिटेल। इसके अलावा जो गुलबदन बेगम है उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बुक में कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, टेंशंस के बारे में जो किंग्स के बीच में, प्रिंसेस के बीच में एग्जिस्ट करती थी, वो भी डिफाइन करी हैं। इसके अलावा कैसे जो एल्डरली वेमेन होती थी, ठीक है, घर के मदर जो होती थी, एल्डरली वेमेन होती थी, कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाने में, ये सब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में। किसने? गुलबदन बेगम ने। आई होप इतना क्लियर है और इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले इन दी वीडियो, बट आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो पक्का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंपेरियल ऑफिशियल से कराऊंगी। मेक श्योर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आई अश्योर यू बहुत जल्दी अपलोड करूंगी मैं, ठीक है। सो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो लोग भी नोट्स बना सके। नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।